मैं सही हूँ। आज दोस्तों आप पर हमारा अपने रक्षा जी की ट्राई की उनके तो सब ठीक ठाक होंगे। जल्दी दोस्तों आज की वीडियो में लोग सब वीडियो बांग्लादेश में आईएसआई का हिंदूज के खिलाफ कैंपेन देखते दोस्तों वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लेंथ है और देखते हैं कि वीडियो लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है पवनीत सिंह जी का और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, हिंदू लाइव्स मैटर, वेकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत जरूरी है। दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं, भारत से आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें उठनी चाहिए क्योंकि जुल्म हो रहा है और ये आवाजें उठेंगी तभी एक मजबूत आवाज में बदलेगी और तभी इंपैक्ट पड़ेगा। उसका इंपैक्ट पड़ना इनफैक्ट शुरू हो गया। तो चलिए देखते हैं कि पवनीत सिंह जी क्या बता रहे हैं इस बारे में। 13 साल की शिपनिया सरकार हिलचिया स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी। बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया। इसके बाद नरंदिये उपजिला, जो कि एक राइट्स एक्टिविस्ट था, सुरक्षा मांग रहा था, समाधान मांग रहा था, मार दिया गया। ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये अत्याचार किन पे हो रहे हैं? इनका क्या गुनाह था? गुनाह ये था कि ये बांग्लादेश में हिंदू थे और उस जगह पे हिंदू थे जहाँ पर आज की डेट में आईएसआई की एक मुहिम के तहत हिंदुओं को रहने की सहमति नहीं दी जा रही है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में आज से नहीं बहुत लंबे समय से हो रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आईएसआई शेख हसीना को हटाने के बाद अब अपना हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना, उनके ऊपर वायलेंस करना, ये उसके लिए एक नया खेल कैसे रचने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको समझने की आवश्यकता ये है कि 13वीं सदी से मुसलमानों को इस पूरे इलाके में, जिसको हम मॉडर्न डे में बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर एकजुट होने की एक मुहिम चलाई गई। 13वीं सदी से मुसलमानों की संख्या वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि जो बंगाल है उसमें पश्चिम बंगाल का इलाका है जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी और जो ईस्टर्न बंगाल का इलाका था वहाँ पर मुसलमान आबादी ज़्यादा थी। एक यूनिफाइड बंगाल उस समय ब्रिटिशर्स के लिए एक सिरदर्द बन चुका था क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े थे। उन दोनों में एक नफरत का डिवाइड पैदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल का पार्टीशन किया। बंगाल के पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल जो उस समय था उसको पूरा का पूरा एक मुस्लिम प्रोविंस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रिटिश का सबसे क्रूशल इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कोशिश करी कि उस पूरे इलाके को इस्लामाइज किया जाए। वो हुआ 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ, और जब ब्रिटिश हुकूमत भारत को छोड़ के गई तो उसने ईस्ट पाकिस्तान बनाया वहाँ पर और उसको नेबरहुड में रखा गया वेस्ट बंगाल के साथ, जो आज पश्चिम बंगाल हमारा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्रिटिश तो हुकूमत छोड़ के 1947 में चले गए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आईएसआई, जिसका गठन ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किया था, उन्होंने वहाँ पर आईएसआई को एक पूरी टेरिटरी दी। ईस्ट पाकिस्तान एक लॉन्च पैड बन चुका था। ईस्ट पाकिस्तान एक ऐसा लॉन्च पैड था जिसने 1950 से लेकर लगभग 1970 के दशक तक, 2 दशक मतलब लगा लीजिए कि 20 साल पूरे के पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ऑपरेशंस करे। कभी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उस 20 साल के पीरियड की जानकारी भी दूंगा, लेकिन आज समझने की आवश्यकता ये है कि ईस्ट पाकिस्तान आईएसआई की एक लेबोरेटरी बन चुकी थी। अब दूसरी चीज़ समझिए, जब ईस्ट पाकिस्तान वहाँ पर था और जब आईएसआई वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, आईएसआई ने 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण करी। सबसे पहले बंगला स्पीकिंग इलाके में उन्होंने उर्दू का इम्पोजिशन किया। ये बंगला स्पीकिंग वाले जो लोग थे, इन्होंने उर्दू को रेजिस्ट किया। भारत से इन्होंने सहायता मांगी। 1971 उसका अंतकाल था कि बांग्लादेश बना। दूसरी चीज़, आईएसआई ने बंगाली पॉपुलेशन को चेक में रखने के लिए, उर्दू के प्रोपोगेशन को बढ़ाने के लिए जमात इस्लामी का प्रयोग किया। आज़ादी के बाद जमात इस्लामी का एक वर्ग जो भारत में था वो भारत से छोड़कर पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में जमात इस्लामी थी। कश्मीर में उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली जिसको आज की डेट में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के नाम से हम जानते हैं, और जमात इस्लामी ने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी एक ब्रांच खोली थी आईएसआई की निगरानी में। 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद यही जमात इस्लामी उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण फोर्स बन के उभरी, क्योंकि
भारत के उस समय रिलेशन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ अच्छे थे। शेख मुजीबुर रहमान की परिवार के डिसेंडेंट हैं शेख हसीना, क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे थे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो ओपोनेंट था, जो अवामी लीग का ओपोनेंट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको बीएनपी कहते हैं, जिसकी आज की डेट में लीडर खलीदा जिया है, उसको नर्चर किया पाकिस्तान ने। और जमाते इस्लामी और साथ ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खलीदा जिया की, ये दोनों आज की डेट में एलाइज हैं। अब तीसरी चीज़ को समझिए, आईएसआई ने 1950 से सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण ईस्ट पाकिस्तान में किया था। आपके सामने कुछ डेटा पेश करता हूँ। 1950 में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन 22% थी, 22%। 1971 तक ये घटकर 13% हो गई। और आज अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो जो लास्ट डेटा बांग्लादेश की सेंसस की तरफ से अवेलेबल है, हिंदुओं की पॉपुलेशन 10% से भी घट के आज लगभग 8 से 10% के बीच में है। आप एक चीज को समझने की कोशिश ये कीजिए कि 22% की पॉपुलेशन को घटाकर 8% कैसे किया गया। ये हिंदू जो बांग्लादेश में थे, ये हिंदू भारत में तो नहीं आए। ये हिंदू जो बांग्लादेश के थे, ये बांग्लादेश को छोड़ के किसी दूसरे देश में भी नहीं गए। ये सब बांग्लादेश में ही रहते थे। इनकी हत्या की गई, इनको मारा गया एक सिस्टमैटिक कैंपेन के तहत। अब मैं आपको 2 केस स्टडीज देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ रादर। आप उससे समझने की कोशिश कीजिए कि आईएसआई क्या खेल खेलती है। 2021 अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में बंगाली लोग, बंगाली चाहे अपने इस साइड के पश्चिम बंगाल के लोग हों या उधर बांग्लादेश के लोग हों, एक जनरली एक माहौल फेस्टिविटी का रहता है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन थी, 2021 के अक्टूबर के महीने में उन्होंने दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन की। माँ दुर्गा एक आज की डेट में हिंदू धर्म में एक बहुत ऊंचा वर्ग रखती हैं। माँ दुर्गा के लिए जब दुर्गा पूजा का पूरा कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा था, उस समय आईएसआई ने फेसबुक पे एक कैंपेन चलाया इस प्रकार का कि आईएसआई ने लोगों को वीडियो बनाकर, फेक डॉक्टर्ड वीडियो बनाकर भेजनी शुरू करी कि कुछ हिंदुओं ने कुरान को माँ दुर्गा के पैरों में रखा हुआ है। इससे मुसलमान वहाँ के भड़क उठे। आईएसआई ने मुसलमानों को मोबिलाइज किया और मोबिलाइज कराकर दुर्गा पूजा के दौरान 2021 में हिंदुओं को कत्ल कर करके मारा। दूसरी चीज देखिए कि 2022 के अंदर फिर से यही चीज हुई। आईएसआई ने फिर से फेसबुक का प्रयोग किया, फिर से उसने फेसबुक पे लोगों को मोबिलाइज किया और मोबिलाइज करके उसने माझीपरा, बोतला, ये गांव जो थे, इन सारे गांवों में जाकर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करवाए, हिंदुओं को वहां पर टारगेट करवाया गया। आज आईएसआई जमाते इस्लामी के साथ मिलके, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो काडर हैं उनके साथ मिलके एक गेम प्लान रच रखा है। गेम प्लान ये रच रखा है कि मुसलमानों को उकसाओ, उनको बोलो कि जहां जहां आपको कोई भी हिंदू औरतें मिले उनका बलात्कार करो, उसके बाद उनको मार दो। हिंदू मर्द जो हैं, जो उनके परिवारजन हैं, उनको जिंदा जला के मार दो। तीसरा, उनकी प्रॉपर्टी हड़प लो। और चौथा, किसी प्रकार का मंदिर वहां पर बनने मत दो। यदि कोई मंदिर है उसको तोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, आईएसआई पिछले कई सालों से इस कैंपेन को सिर्फ फेसबुक पे नहीं चला रही है, बल्कि आप सोचने की कोशिश ये कीजिए कि फेसबुक के साथ साथ आईएसआई ने इस कैंपेन को एक रिलीजियस कलर दे रखा है। अब ये रिलीजियस कलर कैसे दे रखा है? आईएसआई बार बार वहाँ पर लोकल मुसलमानों के जो लोकल लीडर्स हैं, जो कि सो कॉल अपने आप को मौलवी और मौलाना कहते हैं, उनके थ्रू एक नैरेटिव चला रही है। नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि हमें बांग्लादेश को एक प्योरिटी का लैंड बनाना है। ये लैंड इम्प्योर है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो बेसिकली हिंदू धर्म में मानते हैं, जो बेसिकली। इसमें मैं आता हूँ, जो पवनी जी ने बात कही ना कि किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, इसमें इन्होंने ताज़ा एग्जाम्पल दिए और उस एग्जाम्पल में भी भंडाफोड़ हुआ था। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। उस सीसीटीवी में एक और ऐसी कोशिश की गई। सीसीटीवी में जब पकड़ा गया बंदा तो पता चला कि मुसलमान बंदे को वहीं के मस्जिद के मौलवी ने बोला था कि तू कुरान ले जाकर रख दे वहाँ मूर्ति के नीचे, और वो सीसीटीवी में बंदा पकड़ा गया था। लेकिन तब भी झेलना पड़ा हिंदुओं को, लोग मारे गए, घर जलाए गए, सैकड़ों घर जलाए गए। और ये सोचिए, ये प्लांटेड था मुस्लिमों के द्वारा। तो ये साजिश है, इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? ये साजिश है और साजिश की जा रही है।
ऐसी ही साजिश की गई थी जब डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था। मैं क्यों कहता हूं कि शेख मुजीबुर हो कोई भी हो, वो था तो ईस्ट पाकिस्तान ना, वो भारत के साथ तो नहीं था ना। जब पाकिस्तान बना तो वो उन्होंने पाकिस्तान चुना ना, भारत के साथ रहना नहीं चुना पश्चिम पूर्वी बंगाल के लोगों ने। तो जो माइंडसेट है उसमें तो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं, इसलिए चीज सामने भी आई। दूसरी चीज कि डायरेक्ट एक्शन डे में जो जो ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था पाकिस्तानी फौज ने, उस पर नंबर 1 पे टारगेट में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सारे सबूत दिए हुए हैं मैंने, वीडियोस पूरे बांग्लादेश वॉर पे बनाया हुआ है, उसमें ये मैंने जिक्र किया है कि उस पर पहला टारगेट था हिंदुओं को मारो, सेकंड टारगेट था वो जो मुसलमान जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं उनको मारो। ये 2 मेन टारगेट थे, लेकिन पहले टारगेट पे हिंदू लोग थे। उसके बाद मैं आता हूं तीसरी बात, अभी जो इस बार जो हिंसा हुई इसमें आपने एक चीज नोट की, वहां पर एक मूर्तियां बनी हुई थी जिसमें जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे और नियाजी का सरेंडर चल रहा है। अब आप सोचिए कि उन मूर्तियों को, ये तस्वीर लगा दी मैंने, इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया। आप इसका रेलेवेंस बताइए कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिन लोगों ने बांग्लादेश को पाकिस्तानी फौज के जुल्मों से आजादी दिलाई, उस से रिलेटेड मूर्तियों को तोड़ने का क्या मतलब है? कौन तोड़ेगा? ये वही तोड़ेंगे जो पाकिस्तानी फौज की नाजायज औलादें हैं, जो जमाते इस्लामी और बीएनपी वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने लाखों पूर्वी पाकिस्तान की महिलाओं का रेप किया था और उससे नाजायज बच्चे पैदा हुए लाखों की तादाद में, और ये सब उन्हीं की औलादें। और ये मैं कोई अपने, ये मत कहिए कि मैं हेट के लिए बात कर रहा हूं, या ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। आप जब मोहम्मदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये वो कौम है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, क्योंकि उस वक्त भी ये रजाकारों के रूप में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग शेख मुजीब के सपोर्ट में नहीं थे, ये शेख मुजीब के खिलाफ थे। अरे पाकिस्तानी फौज के लोग थे, उनके सपोर्ट से ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उनके आदमी थे। तो ये अब उनकी तादाद ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने शेख हसीना से छीन लिया। वरना जिन लोगों ने आजादी दिलाई बांग्लादेश को, आप उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि सीधा संदेश है कि भाई हम वो हैं, पाकिस्तानी परस्त लोग हैं, जो उनकी औलादें बच गए थे, नाजायज औलाद जो कैंपों में ले जाई जाती थी महिलाएं, हम उनकी औलादें हैं, तो हमारी रगों में तो पाकिस्तानी फौजियों का खून दौड़ रहा है ना, तो पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। और ब्रिटिशर्स ने तो इसलिए उधर पूर्वी पाकिस्तान बनाया ताकि भारत को कंट्रोल में किया जा सके। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों तरफ से भारत को कंट्रोल, और तीसरी तरफ से उधर से चाइना है। तो ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन खैर ऐसा थोड़ा ना होता कि हर बार सबकी प्लानिंग होती है, सारे लोग प्लान कर रहे हैं। अब देखिए मालदीव में कैसे प्लान किया लोगों ने, मालदीव में प्लान हुआ, पाकिस्तानियों ने बड़ी खुशी मनाई, ये मालदीव से आउट कर दिया मुसलमान में। अबे अभी ताज़ा खबर आई है, स्क्रीनशॉट लगा दो, 28 टापू जो हैं वो भारत को दे दिए मालदीव ने। क्यों दिए भला? मोइजू को पैर पर क्यों गिरकर माफी मांगनी पड़ी है? 28 टापू क्यों दिए हैं? पाकिस्तानियों की समझ के ऊपर की चीज है, तुम लोग को समझ नहीं आता, तुम लोग का IQ लेवल बहुत गिर गया है, समझ नहीं आता तुम लोग, एक गेम समझ में नहीं आता। और जो बांग्लादेश में गेम हुआ है ना, उस गेम के रिजल्ट अभी जब आएंगे तब आप समझेंगे कि हुआ क्या। अगर आपको ये लग रहा है कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, भारत के लिए तो हमने पता नहीं क्या कर दिया है, तो जैसा उधर अफगानिस्तान में आप लोग खुश हो रहे थे ना, वैसा ही अभी बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो जैसा अफगानिस्तान वाला हाल हुआ वही आपका इधर भी होगा, टेंशन मत लीजिए। मेरी बात बस याद रखिएगा, उस वक्त भी मैंने कहा था अफगानिस्तान वाले के टाइम पे भी कि पाकिस्तानियों खुश मत हो, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं है, तुम्हारे लिए दुख की खबर है, लेकिन तुम लोग माने नहीं। अब मेरी बात सच हो गई ना। जो बेसिकली बुद्ध धर्म में मानते हैं, दूसरे धर्मों में मानते हैं। इसकी वजह से ISI ने पूरी सोसाइटी को वहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इतना रेडिकलाइज कर दिया है कि आज की डेट में वहाँ की जो पॉपुलेशन और आवाम है
वो आवाम भी किसी प्रकार का टॉलरेंस किसी दूसरे धर्म को लेके नहीं मानती। और ये बात बड़ी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि यदि आप बांग्लादेश के संविधान को देखें तो बांग्लादेश का संविधान ये बात बोलता है कि इस्लाम बांग्लादेश का धर्म है, लेकिन वो ये भी बात बोलता है कि बांग्लादेश एक सेकुलर राज्य है और यहाँ पर दूसरे धर्मों को रहने की एक अनुमति है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ने कई बार इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी देते हुए ये बात बोली है कि बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है। चाहे इस्लाम वहाँ का ऑफिशियल धर्म हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों को वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप ISI का कैंपेन देखिए कि उसने इस प्रकार का जहर पूरे के पूरे उस इलाके में भरा है। अच्छा, यहाँ पर यह चीज़ यही नहीं अकेली रुकती। सबसे बड़ी बात यह है कि ISI ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम और किया है जो पब्लिक डोमेन में जनरली ज़्यादा नहीं आता। पिछले लगभग 3 सालों से एक रिलीजियस स्कॉलर है, लेडी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उसका नाम है बेसिकली सुआद साले। आप अगर इसको गूगल पे भी टाइप करके देखेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी स्पीचेस और वो सब मिलेंगी। सुआद साले जो है वो एक इस्लामिक प्रोफेसर है और आज की डेट में अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो इजिप्ट से जुड़ी हुई है। ये लेडी को बार बार ISI बांग्लादेश लाती है, अलग अलग कारणों के तरीके से इसको वीज़ा दिलवा के वहाँ लाती है और बांग्लादेश में ये आके लेडी स्पीचेस देती है, ये राइटिंग्स लिखती है। जो अल ज़फ़ार यूनिवर्सिटी जो है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो से, वो वहाँ से राइटिंग्स भी यहाँ भेजी जाती हैं। और राइटिंग्स में क्या कहा जाता है? राइटिंग्स में, स्पीचेस में बार बार ये कहा जाता है कि जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको नॉन मुसलमान यानी कि हिंदू धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग या और किसी भी धर्म के लोग यदि बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको मारना है, भगाना है। उनको मारना भगाना इस कारण से है क्योंकि इनके कारण बांग्लादेश एक इस्लामिक राज्य नहीं बन पा रहा है। तो आप चीज़ को समझिए, ये जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण है, ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है, 2 चीज़ें मत भूलिएगा। आज आपको दिख रहा है क्योंकि आपके सामने लाचार हिंदू बांग्लादेश में खड़ा है, लेकिन भूलिए मत, ये हिंदू लाचार आज से नहीं, पिछले लगभग 50 सालों से है। इनकी लाचारियत के ऊपर कोई सरकार नहीं बोलती, इनकी लाचारियत को कोई सरकार टैकल नहीं करती। क्यों इन हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? कब जाके सरकार उठेगी? कब जाके हिंदुओं की रक्षा होगी? क्या हम अपने ही हिंदू नागरिकों की रक्षा वहां नहीं कर सकते? देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो चाहते हैं कि आप बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं। यही तो उनका मेन गोल है। या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या मारे जाओ, या छोड़कर भाग जाओ। तीनों ही सूरत में अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप उनमें से एक हो जाओगे, आपकी संपत्ति पर वैसे ही कब्जा हो जाएगा, आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। अगर आप मारे जाते हो तब भी आपका संपत्ति कब्जा हो जाएगी, आपकी चीजें उनके पास चली जाएंगी, आपकी लैंड उनके पास चली जाएगी। और अगर आप भागते हो तो आप सब कुछ सौंप कर उन्हीं को आ जाओगे, उन पर उनका कब्जा हो जाएगा, तो 100% चीज उनके एक्विजिशन में आ जाएगी। यही काम उन्होंने पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान से भी हिंदू भाग ही गए, या तो कन्वर्ट हो गए, या मारे गए, या भाग गए। और जो बचे हुए हैं उनको मजबूर किया जा रहा है हर तरह से, उनकी बहू बेटियों को उठाना, नाबालिग बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन करा देना, ये सारे काम पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। तो वहां से भी करीब करीब हिंदू गायब हैं। तो वो यही चाहते हैं कि 100 के 100% हमारे मुसलमान ही रहें। बांग्लादेश भी यही चाहता है, जो वहां पे जमात इस्लामी होगी, कि 100 से 100% मुसलमान ही रहें, तभी तो उनकी चलती बनेगी। नहीं तो प्रोटेस्ट होगा, दूसरे वाले लोग होंगे तो आप करोगे। तो अब इस समय हिंदू बांग्लादेश का बाहर निकला हुआ ना, प्रोटेस्ट कर रहा है ना, अब इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। कह रहे ये तो पूरी दुनिया देख रही है, अब तो यार हमें कुछ करना पड़ेगा, ये तो ऐसा है तो वैसा है, वो भी लेके खड़े हैं। तो ये तो वो चाहते हैं कि आप छोड़कर भागकर कहीं और चले जाओ। तो भागकर कहां जाओगे? नजदीक में भारत है तो भारत पर प्रेशर पड़ेगा, तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। हमने इनको यहां से भगा भी दिया और दूसरा भारत पर प्रेशर भी डाल दिया। भारत पर प्रेशर आएगा, लाखों लाख की संख्या में आएंगे, तो भाई उनको जमीन चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, सारी चीजें हैं। यही उनकी प्लानिंग है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं, भागो मत, भागो मत, लड़ो। जान तो एक न एक दिन जानी ही है, लड़ो। हम इस चीज को समझने की कोशिश करना चाहना जरूरी है कि ये हमारे अपने लोग हैं। अगर भारत आज की डेट में एक विश्व शक्ति बनना चाहता है तो उसको ये ग्लोबल लेवल पर मैसेज देना होगा।
इजराइल के तरीके से आज की डेट में आप किसी एक यहूदी आदमी को किसी देश में छू के दिखाइए, इजराइल आपको उस देश में ढूंढ के गोली मारेगा आपके मुंह पे। क्या आज की डेट में भारत अपने हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता? इस समय भारत को आवश्यकता है 3-4 कदम लेने की। पहला कदम भारत को यह उठाना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में ये पॉइंट को एम्फसाइज करना है कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 इसका ब्लेटेंट वायलेशन बांग्लादेश में हो रहा है। आर्टिकल 18 यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये बोलता है कि किसी भी राज्य में हर एक नागरिक को उस राज्य के एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाना चाहिए। भारत को एक डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर ये एक अग्रेसिव कैंपेन चलाना होगा। हमारे यहाँ पर हमारे जितने भी विदेश मंत्रालय के लोग हैं ये आज की डेट तक सोए हुए क्यों हैं? ये आज इस चीज को संयुक्त राष्ट्र में क्यों नहीं उठा रहे? क्यों ये बात की चर्चा वहां पर नहीं की जा रही है कि अनुच्छेद 18 जो है जिसका यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका खुलेआम से वायलेशन हो रहा है बांग्लादेश में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, बांग्लादेश में हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने कंट्रोल लिया है। मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरिम सरकार बनाई है। भारत को इस समय मोहम्मद यूनुस को 2 चीजों को जताने की आवश्यकता है। मोहम्मद यूनुस को यह बात बताने की आवश्यकता है सबसे पहले कि आपके खुद के बांग्लादेश के संविधान में जो अनुच्छेद 2A है, आर्टिकल 2A ऑफ बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये बात बोलता है कि इस्लाम बांग्लादेश का ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन आर्टिकल 2A बांग्लादेश के संविधान का बोलता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के लोगों को रहने की सहमति है। ये शब्द हिंदू धर्म, ये शब्द बौद्ध धर्म, ये दोनों अनुच्छेद 2A में लिखे गए हैं। इसका यदि उल्लंघन हो रहा है तो भारत की सरकार को एक कड़ा नजरिया अपनाते हुए बांग्लादेश की सरकार को यह बताने की आवश्यकता है कि आप इसका पालन कीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 28 जो कि बांग्लादेश संविधान का आर्टिकल 28, वो ये बात बोलता है कि बांग्लादेश में रिलीजन के बेसिस पे किसी भी वर्ग का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप कूटनीतिक लेवल पर यह स्ट्रेटेजी अपनाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश को पहुंचाइए, बांग्लादेश से डायरेक्ट नाता रखकर उसको कूटनीतिक तरीके से ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बात को बताइए। और तीसरी चीज, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए और उनको बोलिए कि आने वाले समय में बांग्लादेश में ये बात सब जानते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज खास करके और बेहतर तरीके से जानती हैं कि जमाते इस्लामी का आने वाले समय में रोल बढ़ेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो भारत के खिलाफ अक्सर रहती आई है उसका रोल बढ़ेगा। इस कारण से हमें जमाते इस्लामी के ऊपर एक बहुत कोवर्ट लेवल पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर बना रखा है। ये एक प्रकार का छात्र संगठन है जो जमाते इस्लामी ने क्रिएट किया है और ये वही छात्र संगठन है जिसने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे व्यक्ति जो बच्चे थे वहां पर उस प्रोटेस्ट को एक वायलेंट टर्न दिया। आज की डेट में भारत को ये चीज के ऊपर एक कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी कि जो बांग्लादेशी इस्लामी छात्र शिविर है उसको किसी प्रकार का फ्री रन ना दिया जाए, उसको कोई ऐसी अनुमति ना दी जाए कि जिसकी वजह से वो हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार करे, क्योंकि ये पूरा का पूरा छात्र शिविर जो है ये आईएसआई द्वारा कंट्रोल्ड है। दूसरा, उसको पूरे के पूरे मग बाजार ढाका का जो रीजन है उस इलाके में अपनी सोच, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। भारत को इस इलाके में ये इंश्योर करना होगा कि यहाँ से इरप्ट होता हुआ रेडिकलाइजेशन किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू नागरिक और बुद्ध नागरिक को ट्रबल ना करे। और सबसे बड़ी बात, भारत को इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक ताकतों से ये इंश्योर करना होगा कि वो जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर से लेके जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो है, इन तीनों को जो एक आज की डेट में इजिप्ट से लेकर कायरो से लेकर सऊदी अरेबिया तक जहां से इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ये सपोर्ट उसको ना मिले। क्योंकि ये देश अगर इजिप्ट और सऊदी अरेबिया अगर मान लीजिए जमाते इस्लामी को और बढ़ोतरी देते हैं और पैसा देते हैं, उसके स्कॉलर्स को इनवाइट करके वहां पर रेडिकल ट्रेनिंग देते हैं, ये उतना ही भारत के खिलाफ होगा।
तो इस समय आवश्यकता है एक कॉन्सर्टेड स्ट्रैटेजी बनाने की। कॉन्सर्टेड स्ट्रैटेजी के तहत आपको इस चीज के ऊपर काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारी संसद में इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, हमारे नेता इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू लाइफ मैटर नहीं करती इनके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदू अपने में मरा रहे। अनफॉर्चुनेट है। इस वीडियो के तहत अब आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई होगी कि यदि इस मोमेंट पर भी अगर भारत सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से लेकर डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ बांग्लादेश प्लस सऊदी अरेबिया और इजिप्ट से डायरेक्ट नाता बनाकर इस चीज को कंट्रोल नहीं करती, तो ये हमारी नाकामी होगी और ऐसी चीज होना हिंदुओं के लिए एक खतरा है। क्या आप मेरे इस ओपिनियन से अगर सहमत हैं तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सहमत एकदम इससे हैं, और बिल्कुल हमें डिप्लोमेटिक तरीके से बांग्लादेश पर दबाव बनाना पड़ेगा। और देखिए, मुझे लगता है कि यह खतरा सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, यह खतरा तो भारत के लिए है। बांग्लादेश के लिए खतरा नहीं है, खतरा भारत के लिए। तो इसलिए भारत पर इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको हर प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करना होगा, आपको हर प्लेटफॉर्म पर उसमें से कमियां निकालकर बतानी होंगी कि देखो ये कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो आप लोग। और ये जो 2 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, जो बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि वो बेस्ट पॉइंट है। अगर कोई विदेश मंत्रालय का बंदा मुझे या पवनीत जी को सुन रहा है, तो आप प्लीज आप लोग इन पॉइंट्स पर काम करिए। आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, यूएन में लेकर जाइए, यूएन के चार्टर का हवाला दीजिए। अगर हमने ये कर्ब नहीं किया इन लोगों को, तो आने वाले टाइम में ये भारत के लिए सिरदर्दी बढ़ने वाली। तो भारत की सिरदर्दी बढ़े उस वक्त का इंतजार मत कीजिए, उस सिरदर्द का इलाज पहले करिए। और मुझे लग रहा है कि इलाज चल रहा है। शायद हो सकता है पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं। पिछले 2-3 दिन में जिस तरह के बयान इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ की तरफ से आए हैं, उससे आपको अंदाजा लगा होगा कि प्रेशर पड़ा है। या पीएम मोदी का जो ट्वीट है वो मैं लगा देता हूं, आप इसको जरा इस ट्वीट को पढ़िए, फुल स्क्रीन पर लगा देता हूं। इस ट्वीट में उन्होंने एम्फसाइज किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसको केयर करने की जरूरत है। मतलब ये एक तरह से डायरेक्टली बताया गया है बांग्लादेश को कि देखो, ये हम आपको बता रहे हैं, हमारी नजर है, हम इस पर नजर रखे हुए हैं, हम इस पर कदम उठा सकते हैं। बस इतना ही काफी होता है ये कहने के लिए। और अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो बहुत अग्रेसिवली मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो लोग भाग रहे हैं वो आपके यहाँ ही आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे संसाधनों पर उनका हिस्सेदारी हो जाएगी उनकी। और मैं इस हक में नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज में जूझ रहे हैं, रोजगार की कमी में, जमीन की कमी में, बहुत सारी चीजें। उस पर आप पर लोड और ज्यादा बढ़ेगा। अगर 2-4 लाख, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग आ जाते हैं तो उल्टा प्रॉब्लम होगी हमें। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेशी हिंदुओं की वो जमीन है, वहां पर वो उनका देश है और उनको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बांग्लादेशी हिंदू समझ गए हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए वो तैयार भी हो रहे हैं। कई जगहों पर अब ये खबरें आ रही हैं कि सामने अटैक करने आ रहे लोगों के साथ उनकी लड़ाई हुई है। तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई आपको लड़नी है। हमारी तरफ से जो सपोर्ट है आपके लिए, बातें उठाना, आपकी आवाज अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाना, ये उठाया जाएगा, जैसा कि मुसलमानों की तरफ से किया जाता है। वो भी यूएन में जाते हैं, उनका मीडिया भी लगा रहता है, तो वो सारी चीजें इधर से भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है, वो सेम पैटर्न वही है, वैसा ही होगा। और उसका असर दिख रहा है आपको, दुनिया भर में दिख रहा है। तो सामने वाली पार्टी को भी इस बात का एहसास होगा कि नहीं यार, जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो इधर से भी स्ट्रेटेजी बदली जाएगी। तो ये चलता रहेगा, ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबे टाइम से आ रही है। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर नहीं देख रहे हैं तो ये भारत का नुकसान होना है इसमें। तो भारत के नुकसान को रोकने के लिए भारत के लोगों को भी खड़े होना पड़ेगा। बाकी आप विपक्ष के, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि वो लोग हिंदुओं को किस नजर से देखते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा भाई इन सारी बातों में कुछ सच्चाई है, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। मैं एक चीज़ से ना इधर पूरी वीडियो देखने के बाद मैं इस चीज़ नतीजे में पहुँचा हूँ। जिस तरह पनवीत भाई और लोग सब बातें कर रहे थे ना, मशरक़ पाकिस्तान बना दिया, मगरबी पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान कंट्रोल करे, इंडिया कंट्रोल करेंगे मगरबी पाकिस्तान से, मशरक़ी पाकिस्तान से, दोनों साइड से। मैं मानता हूँ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है अच्छी है, लेकिन इतनी भी वो क्या है भी कि उन्होंने एक तो तख्ता पलट करवा दिया। मतलब पनवीत की बातों से तो यही साबित हो रहा था कि आईएसआई ने तख्ता पलट करवाया है, आईएसआई ने हिंदुओं के खिलाफ कंपेनें चलवाई हैं, आईएसआई सारा कुछ करवा रही है। तो यार वो अपने मुल्क के अंदर कंट्रोल कुछ कर पा नहीं रही, फिर आप उसकी एक बड़ी तकड़ी एजेंसी भी नहीं मानते। जब हम सब उसको सिर्फ ये कहते हैं कि ये हैं स्मगलिंग करने वाले, कारोबार करने वाले लोग। ISI मैं तो आज इन सारी बातों से परेशान हो गया हूँ। परेशान इसलिए हो गया हूँ जो गेम प्लान। यार बात तक है, जब कोई इंसान थक हार जाता है ना, थक हार जाता है, मंजिल जो उसने तय की होती है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता तो वो बहाने ढूंढता है। तो ये बहानेबाजी है। किसकी? ये जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं ना यूट्यूब पर बैठकर, ये बहानेबाजी। आपने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना करें, आप कहें कि ज्यादती हो रही है, ठीक है बंगाल में हम भी कहते हैं, हम भी सिर्फ कह वो रहे ना हैं। कहें, हम भी कहते हैं जो उधर माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो यार पाकिस्तान की अपने मुल्क में ISI की तो इतनी औकात नहीं है, तो वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? और फिर वो प्रो इंडियन है जो शेख हसीना है जिसकी हुकूमत है, तो क्या वो इतनी हुकूमत ताकतवर थी, है? वैसे है भी, अब भी है, क्योंकि अभी तक वो डिसमिस नहीं हुई। वज़ीर यार मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्या वो इतनी पावरफुल है किसी मुल्क में जाकर उनके रक्षा कर सकते हैं? पाकिस्तान की ISI नहीं कर सकती। हाँ अमेरिका की बात करोगे तो वो हम मान रहे हैं। शुरू में जैसे वीडियो चली थी ना, उसी मुद्दे पर रहो, दोगलापन मत ना दिखाओ। अब यार दोगलापन क्यों दिखा रहे हो? शुरू में वीडियो चली थी, हमने वीडियो की ना कि ये जैसे पाकिस्तान ने अड्डे दिए अफगानिस्तान को, तो मुशर्रफ साहब रहे, जब खान साहब ने मना किया तो वो उतार दिए गए। ये बात मानने में आती है कि अगर शेख हसीना ने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो उसे उतारा है, दी है उसने तो फिर वो एक वजह हो सकती है मेरे भाई। वो और पैसा, वो है पैसा, ये पैसा बैंक जो ना यूएसए की इन्वॉल्वमेंट वो है, चाहे यूएस इनकार कर रहा है, यूएस से इनकार उसने स्टेटमेंट्स दी हैं यूएसए ने, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स पहले आई थी जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मिलिट्री कू हुआ था, उस वक्त जब स्टेटमेंट्स आई थी यूएसए की, उससे तो यही साबित होता है कि यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है। और यार हकीकत भी ये है, अब ये कहानी को दूसरे रुख दे रहे हैं, जानबूझ कर दे रहे हैं अपनी TRP के लिए। पल्ले कुछ नहीं है। नहीं आपको लगता है कि इसमें आईएसआई कोई मुलव्वस है? कोई इतने काबिल नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर सके मेरे भाई। आप तो उनको नंबर 1 मानते हैं। वो अपने मुल्क की डिफेंस के लिए मैं कहता हूँ। नहीं अगर नंबर 1 आया तो वो पूरी दुनिया में फिर होगी ना। यार मेरी बात सुनो, आज तक तुमने कभी ये सुना है कि उन्होंने इराक में जाकर मुदाखलत कर दी, वहाँ का तख्ता पलट कर दिया, ईरान में जाकर मुदाखलत कर दी, वहाँ तख्ता पलट दिया, मिस्र में कर दी, कहीं पर तुमने सुना है? हालांकि वो मुल्क भी तो नॉर्मल ही है, इतने हाई स्टैंडर्ड के नहीं है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है? लेकिन जो भी है यार जो लोगों को रेप हो रहा है, वो भाई बंदी जो बता रहा था लड़कियों के साथ हुआ, वो नाम भी ले रहा, हमें तो नाम नहीं याद रहा है, गलत है यार, जुल्म है यार, जो जुल्म है वो जुल्म है, जो गलत है वो गलत है। वो चाहे हिंदू है हमारे सामने, चाहे हमारे सामने सिख है, चाहे हमारे सामने जैन है या जूस है, जो भी है जो गलत है। हमारे माँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी सबकी सामने। अब तुम्हें फ़लस्तीन के बारे में कुछ सीरियसली सोचना चाहिए होगा, और वैसे भी तुम्हें अब पता चल गया होगा कि जो कुदरत है ना वो बड़ी बेपरवाह है। जब आपकी टांग पर दर्द हुआ है तो आपको पता चला है कि सामने वाली की टांग टूटी तो कैसा दर्द होता है मेरे भाई। ये अब तो लोग तक मुसलसल वीडियोज आ रही हैं हिंदुओं पर, हिंदुओं की सेफ्टी के लिए, हम भी कहते हैं, हम भी फिर उन पर एक्शन। यार हम हकीकत दिल से कहते हैं, हमें किसी से कोई गरज नहीं है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरे भाई। हमें क्या दुश्मनी हो सकती है हिंदुओं से? ज़रूरत नहीं है मेरे भाई किसी दुश्मनी करने की, फायदा ही नहीं है।
आम इंसान को नहीं फैला, मुसलमान को नहीं फर्क नहीं पड़ता। जी, अगर मैं एक सेकंड में मान देता हूँ ISIS मिला बस, ISIस के मफाद क्या? पनवीर भाई ने बोला ना कि यार ये हो गया वो हो गया, मतलब कंट्रोल वो करने एक के जमात इंडिया को कंट्रोल। इस्लामी का नाम लेकर सारी कहानी घड़ रहे हैं मेरे भाई। मुझे एक बात बता, जमात इस्लामी की औकात कितनी पाकिस्तान में, इतनी से औकात नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर ये दो बांग्लादेश में से क्या औकात होगी? बांग्लादेश के मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। कराची में कोई आया जमात इस्लामी आया तो, बाकी पंजाब में तो बाकी एरियाज में नामो निशान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। TLP इधर पंजाब में ज़्यादा मशहूर है, तरीके लबई पाकिस्तान में। तो बाकी उधर कराची में जमात इस्लामी है, धरना भी दिया था, बल्कि उस पर मीम बने हुए हैं। ज़िंदगी में अगर दुनिया की तारीख का पहला धरना था जो बिजली के बिलों को कम करने के लिए दिया गया, मतलब बिजली का रेट कम हो, और हिस्ट्री का पहला धरना है कि बिजली के बिल बढ़े हैं, धरना खत्म हो गया। मतलब जब धरना दिया था तब रेट और थे, फिर जब धरना रेट बढ़ गया तो ये धरना अपना शुरू हो रिजल्ट ही है ना। गया। नहीं, ये हाफ नहीं हो माफ रहा, कर दो। ये असल में तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, आपको प्रोपेगेंडा करने से कोई मानेगा? जो फैक्ट सच्चे हैं वो बताओ नहीं, यार। तनवीर ने बातें काफ़ी ठीक की हैं, मैं उसको भी गलत जुटला नहीं सकता समझा। यार एक बात मुझे उनको बताओ। भी जुटलाया नहीं जा सकता, कुछ उनमें भी फैक्ट्स हैं, उनकी बहुत शानदार एनालिसिस है उनका, लोग सर का भी शानदार एनालिसिस है, हो भी सकता है। यार ये तो हमारा भी खदशात आप क्योंकि ये बड़ी गेम में हमें शायद ना समझ आए। ये तो आपके खदशात है ना, लेकिन जो मुल्क ऐसा करने के लायक हैं आप उनका नाम छोड़ सकते हैं, आप उसकी बात ही नहीं हम करते। चलो जी, क्या जो भी हो रहा है उधर हिंदुओं पर हो रहा है, मुसलमानों पर गलत है, हम इसकी करते हैं। मुझे एक बात बताओ, शेख मुजीब ने उन्हें रजाकार बोला तो उसका क्या हाल हुआ? शेख हसीना ने शेख मुजीब ने भी उन्हें रजाकार बोला, उनका क्या हाल हुआ? अब शेख हसीना वो गलती कर रही हैं, हुकूमत स्टेबल होती है, चलो 10-15 साल के बाद फिर उन्हें रजाकार बोल देना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अब नहीं पड़ा फिर बोल चलो मिलते हैं वीडियो में, किसी की तौहीन करने के लिए इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू।